गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनमें बेसिक केमिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, लाइक फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं कि जो एग्जामिनेशन रहते हैं उसके लिए, जो भी केमिस्ट के पोस्ट निकली है उसके लिए, और इवन इससे जो हायर लेवल पे टॉपिक्स आते हैं जैसे हमें ग्रुप थ्योरी पढ़ना रहता है आगे, और आगे जाके जो सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो आइडेंटिफाई करनी रहती है उन सभी में हाइब्रिडेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो रहती है वो बेसिक नीड रहती है, जो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो आने वाले हमारे मेन जो टॉपिक हैं उनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज, उनमें रहेगा हमारे पास पहला टॉपिक जो है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तीसरा जो है हाइब्रिडेशन एंड द ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। ठीक है, कैसे हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, से सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते क्या है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जब तक हमें नहीं पता रहता है हम क्या नहीं कर पाते हैं, उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो या तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करें, या फिर ग्रुप बेसिस पे एलिमेंट्स को याद कर लें। ठीक है ना, दोनों तरीके से हम उसको किस तरीके से वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनको हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है हमारी कि कौन कौन से एलिमेंट है जो ग्रुप बेसिस पे हमें याद रहे। तो हमें जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट कहलाते हैं हमारे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ हम क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल देते हैं। दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है ना, इनको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो हैं जितने भी हैं हमारे, इन सबका हमको या तो एटॉमिक नंबर याद रहे जिससे हम क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाए, या फिर हमें ग्रुप बेसिस पे ये सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो याद रहे। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को हम क्या करें, लर्न करें। या तो उनका एटॉमिक नंबर लर्न कर लें, या फिर हम क्या लर्न कर लें उसमें उनको ग्रुप बेसिस पे याद कर लें। ठीक है, तो से देखेंगे, देखो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से जितने भी जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट रहेंगे उनमें कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, तो इन सभी में अगर हम देखेंगे तो जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो कितना रहता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, एंड ऑल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है वन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। इनकी वैलेंस शेल में जो रहता है एक इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का कितना है 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का कितना है 19 है। ठीक है, और रुबिडियम का जो है वो 37 है। ठीक है, देन इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे हम अगर कितना ऐड कर देते हैं, 2 8 8 18 18। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 55। ठीक है ना, फिर फर्दर हम अगर 32 ऐड कर देते हैं तो फ्रेंशियम जो रहेगा उसका एटॉमिक नंबर निकल आएगा हमारे पास, वो कितना रहेगा 87। ठीक है, तो अगर हमें एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के तो भी हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, या फिर सिंपली अगर हम ग्रुप बेसिस पे एलिमेंट्स को याद कर लें, जैसे ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सभी के सभी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनके सभी के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो 1 रहते हैं। और दूसरा है कि हम इनके एटॉमिक नंबर याद रखें। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर याद यूजुअली क्या रहते हैं हमारे पास, जो लोअर एलिमेंट्स है जो पहले आते हैं उनके तो याद रहते हैं, लेकिन हायर एलिमेंट से हम भूल जाते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, सिंपली क्या रहता है, पहले एलिमेंट जो फर्स्ट किसी भी ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट आता है, ठीक है ना, उसमें हम क्या करते हैं, अगर 2 ऐड करते हैं तो सेकंड एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर मिल जाता है। जैसे 1 + 2 = 3। देन अगर सेकंड एलिमेंट में हम 8 ऐड कर देते हैं तो कितना मिल जाता है हमें, उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर मिल जाता है। जैसे 3 + 8 = 11, 11 + 8 = 19, 19 + 18 = 37, 37 + 18 = 55, एंड 55 + 32 = 87। तो सिंपली अगर हमें पहले ग्रुप के एक या दो एलिमेंट के भी एटॉमिक नंबर पता है तो नेक्स्ट एलिमेंट के हम क्या कर सकते हैं, 2 8 18, 2 8 8 18 18 32 के सम के बेसिस पे हम उनके नेक्स्ट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो रहते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बेसिक 9th क्लास में से हम सीखते आते हैं उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, अगर एटॉमिक नंबर पता है हमें तो हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे हमारे पास है के एल एम एन। अभी हम एसपीडीएफ पे नहीं जाएंगे जब तक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे। हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के एल एम एन के जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सेल्स के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इंस्टेड ऑफ सब सेल्स इन द ऑर्बिटल, ठीक है, उसकी जगह हम सिर्फ सेल्स और एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को
आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। से देखो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है 1, लिथियम में हमारे पास कितने 3 इलेक्ट्रॉन है 2,1, ठीक है। सोडियम में हमारे पास कितने हैं 11 है 281, ठीक है। पोटेशियम में कितने हैं 19 है 2881, ठीक है। देन रुबिडियम में 37 है 28818 ठीक है। देन अगर हम सीजियम में देखें 55 है 28818 ठीक है। देन अगर हम देखें फ्रेंशियम में कितने हैं 87 है 28818 ठीक है। अगर हम देखें देखो तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें एक बार के लिए, तो देखो जो नंबर हम सम करते आ रहे हैं ना एक्स्ट्रा, वही नंबर हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है। देखो हमने 2 में 8 8 किया था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गया हमें। फिर हमने फर्दर 8 + 8 8 किया इस 2 में, तो यहाँ पे 8 + 8 मिल गया। फिर 2 × 8 + 18 8 किया, तो ये एक्स्ट्रा नंबर मिल गया हमें। फिर फर्दर और 18 8 किया, तो ये एक्स्ट्रा नंबर मिल गए हमें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम उसी तरीके से होता है, ठीक है। जिस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को प्रोग्रेसिवली क्या करते हैं बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक और हम ऑब्जर्वेशन ये देखते हैं कि देखो जो सबसे आखिरी की सेल आ रही है इसमें, ठीक है ना, जो लास्ट सेल हम लोग देख रहे हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमें। जो सबसे बाद की सेल जो आती है, जो आउटरमोस्ट सेल रहती है, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जो आउटरमोस्ट सेल है उसको हम वैलेंस सेल बोल देते हैं, और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल देते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट अगर हम देखें तो उन सभी में क्या आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, सभी में आउटरमोस्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से हम सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को अगर हम देखें, सेकंड ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से हैं देखते हैं। देखो सेकंड ग्रुप में हमारे पास रहेंगे बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम। सेकंड ग्रुप में कौन कौन से आएंगे हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट जो है ये क्या है हमारे पास सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के हम क्या करते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करना चाहें तो देखो जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है हमारे पास 4 है ना, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, ठीक। देन तो इसमें हम क्या करेंगे इस बार 2 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम के ऊपर फर्स्ट ग्रुप में सॉरी फर्स्ट पीरियड में कोई भी एलिमेंट नहीं था। जबकि हमारे पास अगर हम यहाँ पे चेक करें देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हाइड्रोजन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पीरियड है वहाँ फर्स्ट पीरियड में बेरिलियम के ऊपर कोई भी एलिमेंट हमारा पीरियोडिक टेबल में नहीं रहता, ठीक है। तो 4 प्लस इसमें हम 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, प्लस 18 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, फिर फर्दर 18 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 56, फिर हम 32 ऐड करेंगे अगर, है ना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 88 है, ठीक है ना। ये एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका 88, ठीक है। इसी के बेसिस पे अगर हम सेल के बेसिस पे जो एनर्जी लेवल है उस बेसिस पे अगर हम क्या करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं KLMN के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा 2,2, ठीक है। देन 2,8,2, ठीक है। देन 2,8,8,2, ठीक, 2,8,8,18,2, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। जिस तरीके से हमने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का किया उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स का भी क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है ये हमें हर जगह रिक्वायर्ड है। अगर हम देखेंगे ना तो जहां पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में आयन फॉर्मेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड रहते हैं, तो अगर बेसिक हमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ही नहीं पता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के, तो केमिस्ट्री हमारे लिए जो बेसिक केमिस्ट्री रहती है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहती है उसको अप्रोच करना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो रहेगा ये इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो आगे बहुत सारी मतलब ये तो ये 9th क्लास में पढ़ने वाली चीज है 9th 10th में, लेकिन क्या है ये बहुत बार हमें बहुत हायर लेवल तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज है ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से निकालते हैं, तो ये सिंपलेस्ट वे रहता है जिससे हम क्या कर पाए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को लर्न कर पाए। और सबसे अच्छा तरीका है आप ग्रुप बेसिस पे एलिमेंट्स को याद कर लो, जो उसका ग्रुप नंबर है उसी के रेस्पेक्ट में उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम सभी के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 2 है, मतलब ऑल दीज एलिमेंट सेकंड ग्रुप एलिमेंट है 2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में अभी जो थे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप एलिमेंट जो रहते हैं ये दोनों के दोनों रहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट में 13 ग्रुप एलिमेंट 13 ग्रुप है ना, जो बोरोन फैमिली है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है पहला एलिमेंट है बोरोन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम एंड देन हेलियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें देखो तो ये क्या है अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में इसमें भी बोरोन के ऊपर भी कोई एलिमेंट नहीं आता, तो यहाँ पे हम जो बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो यहाँ पे फिर से हम फर्दर जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर ऐड करने के लिए 8 ही ऐड करेंगे, तो 5 + 8
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अब इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के बाद अगर हम जाए ना तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे ये सेकंड पीरियड है ना, ठीक है ना, और ये थर्ड पीरियड है। तो फोर्थ पीरियड में जब आते हैं ना हम, तो 3D सीरीज आ जाती है फोर्थ पीरियड में। तो उसके कारण यहाँ पे जो 2 8 18 है उसकी जगह हम 13 ग्रुप एलिमेंट में 8 18 ऐड करेंगे सीधा, ठीक है ना। तो इसका वो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 18 प्लस 13 इज इक्वल टू 31, ठीक है। फिर फर्दर 18 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 31 प्लस 18 इज इक्वल टू 9 एंड 4 49, ठीक है। फिर फर्दर इसमें क्या करेंगे हम, लास्ट 32 ऐड कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है, पी ब्लॉक एलिमेंट में 8 8 18 18 32 नहीं चलता यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट में, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं। तो 8 के बाद डायरेक्टली हम क्या ऐड करते हैं, 18 18 एंड 32, ठीक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे ज्यादा कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं का रखता है। और एग्जामिनर को हायर क्लासेस में ये पता रहता है कि जो हमारे पास जो लाइटर एलिमेंट्स है जो पहले आते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर कम है, जिनका एटॉमिक मास कम है, ठीक है ना, तो उनके तो वो कभी भी एग्जांपल नहीं पूछते हैं। वो ज्यादातर एग्जांपल जो हमसे पूछते हैं हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड या फिर स्ट्रक्चर रिलेटेड, वो हेवियर एलिमेंट्स के ही हमसे पूछते हैं एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे 8 18 18 32 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इनका, ठीक। दूसरा अगर हम देखें, देखो ये 13 ग्रुप एलिमेंट है, तो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है ना। इनके सभी के जो वैलेंस शेल में रहेंगे, ये कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इनके 3। तो 5 13 31 41 एंड देन 32 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 81। ये मरकरी के बाद का एलिमेंट है ना, ठीक है। देन थेलियम, तो बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम KLMN के रेस्पेक्ट में देखते हैं, KLMN, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 2 8 3 2 8 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 10 28 3, ठीक है। 2 8 18 18 3, ठीक है। एंड देन 2 8 18 18 32 एंड 3, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखो एक बार के लिए कंफर्म करने के लिए कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, हम काउंट कर लेते हैं सभी के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 8 3 13 हो गया। 31 पे देखिए, देखो यहाँ पे ये क्या है 10 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे 28 प्लस 3 कितने 31, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितने हैं 2 और 8 10 18 18 36 प्लस 10 कितने हो जाएंगे हमारे पास 46 46 और 3 49, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएंगे हमारे 2 8 10 36, ठीक है। 36 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 18 18 36 36 और 10 जो है वो हो गए हमारे पास 46 46 और 30 हो जाएंगे हमारे पास 77 77 प्लस 2 76 76 प्लस 2 78 और प्लस 3 81। इट मींस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है पी ब्लॉक एलिमेंट का भी, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर प्रोग्रेसिवली ऐड हो रहे हैं वो किस ऑर्डर में ऐड हो रहे हैं 8 8 18 18 32 के ऑर्डर में नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप है, सॉरी जो हमारे पास फोर्थ पीरियड है उसमें कौन से होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, 3D सीरीज आ जाती है। तो उसके कारण हमें 8 18 18 32 के ऑर्डर में यहाँ पे इसके डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना रहता है। तो 13 ग्रुप एलिमेंट के सारे एलिमेंट की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें कितना आ जाता है ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारे पास 3 3 3 3 और 3, ठीक है ना। तो 13 ग्रुप एलिमेंट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3, और इसको याद, ये जो है हमारे पास ग्रुप बेसिस पे एलिमेंट याद करेंगे तो ज्यादा इजी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फिर ये एटॉमिक नंबर फिर से हम क्या करना लर्न करना, उनको ऐड करना, उसकी जो इंस्टीड ऑफ लर्निंग दीज थिंग्स ये ज्यादा अच्छा रहता है हमारे पास कि हम ग्रुप बेसिस पे एलिमेंट्स को लर्न कर लें। बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम ऐसा याद कर लें। दीज ऑल एलिमेंट्स है 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरोन फैमिली में जितने भी एलिमेंट है बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम, इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं 14 ग्रुप एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं। 14 ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से हैं कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन एंड लेड, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखेंगे इसका 6 है, 6 प्लस एटॉमिक नंबर अगर देखेंगे तो 14 14 और 18 कितना हो जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। 32 प्लस फर्दर 18 ऐड करेंगे तो 0 41 3 1 4 1 5, ठीक है। 50 50 प्लस 32 इज इक्वल टू 82, ओके। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं KLMN के रिस्पेक्ट में। KLMN, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 2 कोमा 8 कोमा 4 2 8 18 4 2 8 18 18 4, ठीक 2 8 18 18 32 एंड 4, ठीक है। तो सारे जो 14 ग्रुप एलिमेंट्स हैं 14 ग्रुप एलिमेंट में बोरोन
सॉरी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सभी के सभी में क्या है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट। 15 ग्रुप एलिमेंट जो रहेंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है हमारे पास 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15। फिर इसी ऑर्डर में सभी को ना अपने से ऐड करके 18, 18 जो 32 है इसके ऑर्डर में ऐड करके सभी के एक बार जो एटॉमिक नंबर है वो जरूर चेक कर लेना है ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं यहाँ पे K L M N, ठीक है। तो इसमें ये तो है कि अगर 15 ग्रुप एलिमेंट है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसके, 15 ग्रुप एलिमेंट है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे इसके वो 5 रहेंगे, है ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे कॉमनली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके कंपाउंड बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन में हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए फिर भी देख लेते हैं इसको, इसका कितना हो जाएगा 33, फिर फर्दर 18 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11 3 1 4 1 5 51, 51 प्लस 32 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 3 8 83, ओके, ठीक है। तो इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं 2 5 2 8 5 2 8 18 5 2 8 18 18 5, ओके। देन 2 8 18 18 32 5, ठीक है। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है वो यही जितना ऐड करते जा रहे हैं, देखो इसमें क्या 8 8 18 32 ये एक एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया, तो जितना हम ऐड करते जाते हैं वही हमें इंटरनल इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलते जाते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने मिले देखो सभी में हम देखेंगे तो ऑल द 15 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है ना। जो ग्रुप है वो डिस्ट्रीब्यूट इसी तरीके से होते हैं, हमारे एलिमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर हम जो मेंडलियस पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें जो सॉरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है जो हम लिखते हैं वो लिखते ही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम है तो एक ग्रुप में हम एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं लिख देते हैं, ठीक है ना। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अरेंजमेंट ही इसी तरीके से रहता है, इसीलिए हमेशा जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स रहते हैं उनमें जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या मिलते हैं हमें सेम मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 15 ग्रुप एलिमेंट के बाद देखो बाकी एलिमेंट्स के जो है वो अपने से एक बार के लिए जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे उनके लिए एक बार के लिए तुम अपने से ट्राई कर लेना। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है सिंपल सा कि जो ग्रुप है, ठीक है ना, ये यहाँ पे हमने क्या लिखा है ग्रुप नंबर, ये जो लिखा हुआ है सभी का क्या है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप, ठीक है ना। जो सारे ग्रुप्स हैं हमारे जो हमें रिक्वायर्ड है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन से, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये क्या है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बेसिस पे एक चार्ट बनाया है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिनिशियम, ठीक है। सभी में क्या रहते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1 रहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम सभी में जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो 2 रहते हैं। 13 ग्रुप एलिमेंट में देखें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम सभी में जो हमारे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो कितने रहते हैं 3 रहते हैं। देन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड सभी में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 4 रहते हैं, ठीक है। देन 15 ग्रुप एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 5 रहते हैं। इसी तरीके से 16 ग्रुप एलिमेंट को हम चेक करें तो 16 ग्रुप एलिमेंट में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। सभी में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 6 रहते हैं। हेलोजेंस, ठीक है ना, जो 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनमें देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। सभी के सभी में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्योंकि 17 ग्रुप एलिमेंट है 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हम देखें तो 18 ग्रुप एलिमेंट और 0 ग्रुप एलिमेंट, ठीक है ना, जो नोबल केसेस है इनको हम 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं या फिर 18 ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इन सभी में एक्सेप्ट हीलियम, ध्यान रखना हीलियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 2 है तो ये ध्यान रखना ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है हीलियम। तो यहाँ पे हम लिखते जरूर हैं 8 है क्योंकि उस 18 ग्रुप एलिमेंट उसमें हमने कंबाइन कर दिया, लेकिन हीलियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्योंकि इसके वैलेंस फर्स्ट सेल ही इसकी क्या रहती है वैलेंस शेल रहती है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हीलियम के जो वैलेंस शेल है उसमें कितने प्रेजेंट रहते हैं 2, दैट इज द डुप्लीट ऑफ हीलियम इज कंप्लीटेड कंप्लीट। देन इसके बाद में हम देखेंगे जो नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन एंड रेडन ये सभी जो नोबल गैसेस है इसमें हमारे पास जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो कितने रहते हैं 8 रहते हैं, ठीक है ना। यूजुअली अगर हम देखें तो वैसे भी ये कोई कंपाउंड बनाते नहीं है क्योंकि इनका कंप्लीटली फील्ड ऑक्टेट रहता है, लेकिन स्टिल क्रिप्टन कुछ कंपाउंड बनाता है और जिनन कुछ कंपाउंड बनाता है और रेडन कुछ कंपाउंड बनाता है। तो इन तीनों के कुछ कंपाउंड्स रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जिनके हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री जो है हमसे पूछी जाती है, ठीक है ना, उनकी सिमेट्री भी पूछी जाती है और उनका जो रहता है हमारे पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनन के कंपाउंड के, ठीक है। तो इसीलिए जो रहेगा हमें हायर लेवल के लिए और इवन बेसिक लेवल पे भी सोचो जरा कि मतलब हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सिंपली वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को पूछ लिया जाए और ऐसा अनडाउटली मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो बेसिक्स क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन तो डाल ही देते हैं हर चैप्टर से कि हमें याद रहे
और इतने सिली क्वेश्चन भी हमसे नहीं बनना, मतलब आउट ऑफ, हम वैसे ही हायर चीजों को पढ़ने के चक्कर में जो कंपटीशन है उससे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सिली से क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। हम अगर से हमें यही नहीं पता है कि एस्टेट इन एटी का अगर सिंबल दे दिया उन्हें कि राइट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटी, और हमें यही नहीं पता है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का नंबर हम कैसे बता पाएंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के तो हमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन याद ही रहे, क्योंकि ये आगे भी काम आते हैं हमें। और बेसिक क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया जाए कि द रेस्पेक्टिव एलिमेंट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ और आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पेक्टिव एलिमेंट, जो भी गिवन एलिमेंट रहेगा उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करो, है ना। ठीक है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है एक जनरल प्रेजेंटेशन है कि इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं। ग्रुप बेसिस पे एलिमेंट्स को याद करें, या फिर एटॉमिक नंबर लिख के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो इस ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हमें आगे काम आएंगे जब हम क्या करेंगे, VSEPR वैलेंशियल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी जो है हमारे पास वो पढ़ेंगे, और उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने क्या देखा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल क्या होती है, और हम कैसे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत ही ज्यादा बेसिक है ये, 9th और 10th क्लास का जो है वो टॉपिक है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी रहता है हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, देन अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है ना, VSEPR। ठीक है ना, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होती है, ठीक है ना, किसने दी है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वो प्रपोज द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दैट इज VSEPR। ठीक है, और जो है इसको फर्दर किसने डेवलप किया। ठीक, तो ये पूछा जाता है, ईयर बहुत मुश्किल है कि कभी पूछा जाए आपसे, हो सके तो याद रख लेना। ठीक है, कि जो 1940 है उसमें सिडिविक और पॉवेल है ना, सिडिविक और पॉवेल नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रपोज की थी क्या, वैलेंशियल पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, जिसे हम VSEPR बोलते हैं। ठीक, देन इसको फिर से डेवलप किया था फर्दर, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो जो सिडविक और पॉवेल थे, उन्होंने क्या किया था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जो रेगुलर ज्योमेट्री है उसी के बारे में सिडविक एंड पॉवेल ने रिप्रेजेंटेशन दिया था। ठीक है ना, और वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका उन्होंने किस तरीके से इफेक्ट रहेगा किसके ऊपर, ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के ऊपर, उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इसको फिर से रिडिफाइन किया था और डेवलप किया था किसने, नायोम और गैलेस्पी ने। ये अब तो नहीं पूछे जाते, लेकिन पहले जब AIPMT होता था और MPPMT होता था उस टाइम पे PMT ने पूछे हुए फेवरेट क्वेश्चन है कि हु डेवलप द एंड रीडिफाइन द VSEPR को किसने डेवलप और रिडिफाइन किया, तो गैलेस्पी एंड नायोम रिडिफाइन एंड डेवलप द VSEPR। ठीक है, एंड इट इज प्रपोज बाय द सिडविक एंड पॉवेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम पे, और जितने भी व्यापम के क्वेश्चन है या फिर MPPEB के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पुराने ईयर के क्वेश्चन को उठा के वो डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, पुराने जितने भी PMT के क्वेश्चन है या फिर जो अभी रिसेंटली नीट में जो ट्रेंड चल रहा है उनके थोड़े बहुत क्वेश्चन केमिस्ट्री के हम जरूर बेसिक लेवल के सॉल्व करके चले, है ना। ठीक है, तो इसके पोस्टुलेट समझते हैं। देखो, कभी भी हमें जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की जो वो आइडेंटिफाई करनी रहती है, तो हमारा फोकस रहता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी सेंट्रल एटम, जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल आ रहे हैं बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में, उन्हीं के ऊपर क्या रहती है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो रहती है वो डिपेंड करती है। और जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उतनी ही उसकी क्या रहेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगी। ठीक है ना, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसके क्या कर लेते हैं, पोस्टुलेट को एक बार गो थ्रू पूछ लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कभी कभी कि इनमें से कौन सा जो फैक्ट है ना, ठीक है, वो जो गिवन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द VSEPR से जैसे पोस्टुलेट है उनमें कौन कौन सा जो फैक्ट लिख देंगे, 4-5 लाइन लिख देंगे वो इनमें से कोई भी पोस्टुलेट्स में से कि कौन सा पोस्टुलेट है जो करेक्ट है, कौन सा पोस्टुलेट है जो इनकरेक्ट है। ठीक है ना, तो इसको रटने की जगह समझने पे ज्यादा फोकस करना कि पहले तो हमने जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं, तो जब हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अभी हम देखेंगे तो उसमें जो सेंट्रल एटम के पास जितने भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, जितनी भी अपनी ऑर्बिटल वो क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज कर रहा है, उन्हीं पे उसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करेगा। ठीक, तो हम देखें पोस्टुलेट में, फर्स्ट पोस्टुलेट देखें अगर VSEPR का, तो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है ना, कि जो एक मॉलिक्यूल जो रहता है उसका शेप किस पे डिपेंड करता है, जो भी सेंट्रल एटम है। ठीक है, से हमारे पास अगर हम क्या लिखते हैं, अमोनिया लिखते हैं, देखो NH3 है ना, तो NH3 अगर हम देखें तो NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा हुआ, नाइट्रोजन। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे से SF4 है ना, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, SF4 है ना। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, ठीक, जैसे SF4 है तो SF4 में सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ने फ्लोरीन। ठीक है ना, जो सल्फर है वो क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें तो हम क्या कहेंगे कि जो रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है
वो सेंट्रल एटम की तरह काम करता है। जैसे ये लिखा है ना सेंट्रल एटम, तो अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसमें सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को काउंट करें हम, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे देखें तो इन एक्सेप्ट द हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के अलावा अगर हम देखें, ठीक है, तो वो एलिमेंट जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, स्टिल इट एक्ट एज सेंट्रल एटम, ठीक है। लेकिन क्या होता है ज्यादातर केसेस में देखिए, ये हाइड्रोजन वाले केसेस में ऐसा रहता है कि जैसे H2O में देखें तो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है। इस कारण जो क्या क्या होता है, ये सेंट्रल एटम की तरह सर जो रहता है, मतलब सेंट्रल एटम जो रहता है वो हमेशा सराउंडिंग एटम की तरह ही काम करता है। हाइड्रोजन जो रहता है ना सेंट्रल एटम की तरह कभी काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। देन और दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक, तो वो कभी भी क्या नहीं कर पाता है, सेंट्रल एटम की तरह सर्व नहीं कर पाता है ना, ठीक। तो अगर हम देखें, देखो SF4 के केस में देखें तो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन एंड रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल एक्ट एज सेंट्रल एटम। तो ज्यादातर जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को देखेंगे तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा ना, वही किसकी तरह काम करेगा, सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। अमोनिया की जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के केस में थोड़ा सा उल्टा रहता है, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है वो जो रहता है वो क्या करता है, सेंट्रल एटम की तरह काम करता है। लाइक H2O में देखोगे तो हाइड्रोजन जो है इसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्टिल ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम हाइड्रोजन को एक एक्सेप्शन मान ले, तो बाकी में जो दो एलिमेंट हमें दिए हुए हैं उसके अलावा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ज्यादातर किसकी तरह काम करता है, सेंट्रल एटम की तरह सर्व करता है ना, ठीक, क्लियर। देन अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पोस्टुलेट को समझने की फिर से कोशिश करते हैं। जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल रहता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, चाहे वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो बॉन्डेड जो रहते हैं वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और नॉन बॉन्डेड जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम चेक करें, देखो अमोनिया, तो नाइट्रोजन हम देखते हैं, देखो NH3 में। अब देखो यहीं पे हमें जो पहली रिक्वायरमेंट है इसकी एप्लीकेशन के लिए वो है कि जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है कितने, ये तो पता हो पहले वैलेंशियल पेयर्स है कितने, तो वो अकाउंट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ इंडिविजुअल एटम पता होना चाहिए, इससे नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो ये किसका है, 15 ग्रुप एलिमेंट है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ सभी के सभी 15 ग्रुप एलिमेंट है। तो 15 ग्रुप एलिमेंट के वैलेंशियल में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हम इसके पांचों के पांचों वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब हमें पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक मोनोवेलेंट एटम है, मोनोवेलेंट एटम है मतलब ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। मोनोवेलेंट एटम क्या होते हैं, ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, मोनोवेलेंट एटम है, इसके वैलेंस शेल में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हर एक जो एक एक इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन को बॉन्ड कर देते हैं। देखो ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, और इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। फिर एक ये हाइड्रोजन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, इसने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। फिर एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, और इन्होंने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हुए वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम में, ठीक है। तो सेंट्रल एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे ना तो कितने हुए, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है ना। तो ये दोनों, ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बीच के नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड पेयर। और ये बॉन्ड पेयर क्या रहता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, देखो 2 2 4 2 6, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ठीक है। इसी तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है ना, नॉन बॉन्डेड क्या कहलाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ठीक है ना। लोन पेयर कितना है, लोन पेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ पे लोन पेयर कितना कहलाएगा हमारे पास, 1, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, देयर आर 6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहाँ पे हमारे पास, बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है ना। जो तो 4 ने बॉन्ड फॉर्म कर, सॉरी 6 ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, और जो 2 है वो लोन पेयर के फॉर्म में हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ध्यान रखना ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो भी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल रहती है, दैट इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहती है, और उस पर भी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या करता है, डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है हमें ना, ठीक, क्लियर। चाहे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, लेकिन स्टिल ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उस पे भी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या करती है, डिपेंड करती है। तो पहला पोस्टुलेट क्या था हमारे पास, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। एक बार वो फिर से हम एक फ्रेश स्लाइड में ये सीखेंगे
कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉन्ड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सेंट्रल एटम को क्या करते हैं हम डिसाइड करते हैं, और कैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करते हैं, ये हम सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। देन अभी सिर्फ पोस्टुलेट को समझने के लिए देख रहे हैं कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें लर्न करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ही नहीं पता है तो आगे हम हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दो मॉलिक्यूल है, इनफिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। सोचो कि 118 एलिमेंट्स अभी तक जो है वो नोन है, उनसे जितने चाहे उतने इमेजिनरी कंपाउंड जो है एग्जामिनर बना के हमसे हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री पूछी जा सकती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए कि हम कुछ एग्जांपल को रट लें और एग्जाम में आंसर कर दें रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन इन ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो रटने की जगह कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो पहला पोस्टुलेट क्लियर है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो रहेगा वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम के डिपेंड करता है। देन सेकंड हम देखेंगे द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंशियल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमने अभी देखा था अमोनिया में कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आसपास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये है क्या, ये जो पेयर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना। दे आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ नेगेटिव आर नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इनके बीच में क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा। इस रिपल्शन के कारण क्या कंडीशन रहेगी, these pairs of electron tends to occupy such positions in the space that minimize the repulsion and maximize distance between them, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर है और इनके बीच में क्या है, रिपल्शन है, तो जब कभी दो पेयर के बीच में रिपल्शन रहता है, से हमारे पास ये दो बॉन्ड पेयर है ना, ठीक है ना, इनके बीच में रिपल्शन है, तो इनमें अगर रिपल्शन है तो ये क्या चाहेंगे, ये इस तरीके से अपने आप को स्पेस में ओरिएंटेशन, इस तरीके से ओरिएंटेशन चाहेंगे अपनी किसमें, स्पेस में, ताकि ये क्या रहे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो दे ट्राई टू ऑक्यूपाई द पोजीशन इन द स्पेस सच दैट दे आर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये इस तरीके से अपनी ओरिएंटेशन को क्या करना चाहेंगे, रीअरेंज करना चाहेंगे कि ये एक दूसरे से क्या रहे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो बिकॉज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है ना, ये नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, और ये स्पेस में अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट रखना चाहते हैं ताकि एक दूसरे से क्या रहे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें। जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे तो क्या रहेगा, इसके बीच में रिपल्सन मिनिमम रहेगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें द वैलेंस शेल इज टेकन एज ए स्फीयर with the electron pair localizing on the spherical surface at the maximum distance from one another, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होती है ना, उसको क्या मान लेंगे, एक स्फीयर मान लेंगे, और ये स्फीयर एक दूसरे को अपने आप को इस तरीके से स्पेस में अरेंज करना चाहेंगे या फिर अपने आप को इस तरीके से स्पेस में रखना चाहेंगे कि ये क्या रहे, ये स्फीयर जो रहे ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, देखो ये हमारे पास से मान लेते हैं दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट, देखो यहाँ पे पास में रखते हैं 0 डिग्री अगर इसके बीच में एंगल रखते हैं तो क्या है, इनमें रिपल्शन ज्यादा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम इसको क्या करेंगे, एक दूसरे से इन स्पेस को दूर लेके जाना चाहेंगे तो इनमें रिपल्शन कम हो जाएगा, और ये अपने आप को क्या करना चाहेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ये अपने आप को क्या करना चाहेंगे, स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहेंगे। तो these electron pairs, that is bond pair of electron and lone pair of electron, try to occupy the position in the space such that they are at the maximum distance and have the minimum repulsion, जब एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी पे रहेंगे तो रिपल्शन क्या रहेगा इनका, कम से कम रहेगा, ठीक। देन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, अगर हमारे पास एक से ज्यादा बॉन्ड आएंगे, जैसे मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो एक मल्टीपल बॉन्ड जब भी हमें मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि जो पाई बॉन्ड रहते हैं ना वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि देखो सिग्मा बॉन्ड जो रहेगा, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, उसमें हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो रहता है वो एलोंग द एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो ये पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री में, ठीक है ना। जबकि जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या करता है, वो बनता है हमारे पास परपेंडिकुलर, जैसे अगर ये एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल ये वाली है हमारे पास, से मान लेते हैं ये एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल है ना, ठीक है ना, ये प्लेन को हम एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल मानते हैं, और तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देखो अबोव द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल एंड बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड है वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है और ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री और किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब इसके कारण जो ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन है वो अल्टर नहीं होती, ठीक। तो इसके कारण हम इसको क्या मान लेते हैं, जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको एक सुपर पेयर मान लेते हैं, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड सिंगल सुपर पेयर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बोल देते हैं। द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड, मतलब अगर हमारे पास क्या है 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब अगर डबल बॉन्ड है हमारे पास और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर पेयर, सिंगल सुपर पेयर की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। नाउ
देन जो लास्ट पोस्टुलेट है इसका वो देख लेंगे, वेयर टू और मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास कि अगर एक से ज्यादा, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है, जैसे कार्बोनेट आयन हो गए, जैसे ओजोन हो गया, ठीक है ना, नाइट्रेट आयन हो गया, अगर ये रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है, तो रेजोनेंस में हमारे पास क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसमें डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो उन कैनोनिकल फॉर्म में जो रहेगा ना, अलग अलग जो फॉर्म बनते हैं, उनमें से किसी VSEPR मॉडल किसी एक पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, मतलब इंडिविजुअली किसी एक पे अप्लाई करके हम क्या करते हैं, उसका जो ज्योमेट्री रहती है या फिर स्ट्रक्चर रहता है और हाइब्रिडेशन रहती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये, सबसे ज्यादा ट्रू और फॉल्स में विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू में ये स्टेटमेंट जरूर आता है कि वेयर टू और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंट ए molecule, the VSEPR model is applicable to any वन सच स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आप जो अगर डिफरेंट केमिकल फॉर्म बन रहे हैं तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इफ ए मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर दैट इज डिफरेंट केमिकल फॉर्म, ठीक है, देन द VSEPR मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन वन कैनोनिकल फॉर्म, मतलब सिर्फ एक ही कैनोनिकल फॉर्म पे जो रहेगा हमारे पास VSEPR मॉडल जो रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा। तो ये फोर्थ जो सिक्स पोस्टुलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू और फॉल्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो ये कि मल्टीपल बॉन्ड जो रहते हैं दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको एक सिंगल सुपर पेयर कंसिडर करते हैं, ये सही है गलत है VSEPR के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। जो डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स है, ठीक है, उनमें से किसी एक कैनोनिकल फॉर्म या फिर जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, तो किसी एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप क्या कंसिडर करते हैं VSEPR मॉडल के लिए एप्लीकेबली, जो कोई भी एक कैनोनिकल फॉर्म या फिर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो जो है उसका उसके ऊपर VSEPR मॉडल जो है वो एप्लीकेबल है। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पोस्टुलेट, है ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है क्योंकि बाकी तो सभी हम एप्लीकेशन में देख ही लेते हैं, है ना। जब हम अभी इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई करते हैं, उस पार्ट में हम देख लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो एप्लीकेशन है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमारे उन जो VSEPR है उसकी एप्लीकेशन के थ्रू हम हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, जो रेगुलर ज्योमेट्री रहती है वो कैसे निकालते हैं, और जो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री रहती है, मतलब जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिसके कारण जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, जो कोई दूसरा फॉर्म जो है वो रेगुलर फॉर्म की तरह की जगह वो एक्वायर कर लेती है, उसकी स्टडी करेंगे।